तगे तगी जी और वर्तमान में एमएलए और इस इलेक्शन में भी जो 8 पोस्ट इलेक्ट हो चुके हैं, यहाँ पर हुकम जी तालिया कॉन्स्टिट्यूंसी से है, जी के ताको जी हाली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए है, और आज जिसका बदौलत जिन्होंने ये सारा कार्यक्रम का रचना किया, आपका चहते नए विधायक के रूप में जो इलेक्ट होकर के अभी बैठा है आगे आपा जी, फॉर्मर मंत्री कपिल भट्ट जी, एक्स एमएलए नानी रेबिया जी, हमारे पुराना दोस्त सीनियर पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट नानी लाजी जी, स्टेट सेक्रेटरी तरीन तरी जी, और हमारा एसटी मोर्चा का नेशनल सेक्रेटरी नानी ओपो जी, स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर पाबिल हिंदा जी, बहुत ही सीनियर लीडर फॉर्मर अनडिवाइडेड सुबनसिरी का डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट बामिन कानो जी, यहाँ बहुत सीनियर लीडर्स और बैठे हुए हैं, जिला परिषद मेंबर्स, साथ में जितने भी ग्राम पंचायत सेगमेंट के चुने हुए प्रतिनिधि, बीजेपी पार्टी के ऑफिस बेयरर्स, डिस्ट्रिक्ट के, मंडल के, और समाज सेवा सोशल सर्विस से जुड़े हुए काफ़ी यहाँ में शख्सियत है, युवा साथी, काफ़ी मात्रा में हमारी महिलाएं आए हैं, देख कर बहुत अच्छा लगा है, और मीडिया के बंधु। आज का जीरो का मीटिंग बहुत ही अचानक बुलाया गया मीटिंग है, और मैंने भी नहीं सोचा कि बहुत बड़ा रैली करने का आवश्यकता होगा। जब कैंडिडेट सिलेक्शन हो रहा था तो मैंने भी सोचा कि चलो कैंडिडेट नाम तय हो जाए, फिर जीरो का कार्यक्रम तो क्या करना है देख लेंगे। जब अनकॉन्टेस्ट हो गया, आगे आपा साहब का नाम में सब एकजुट होकर के समर्थन देने का फैसला हुआ, तो ये बात हुआ कि बहुत बड़ा रैली का जरूरत नहीं होगा, एमएलए का देख रेख में और पार्टी का जितना सीनियर हमारा लीडर्स है, ताकि तकी जी और पूरी टीम मिलकर के यहाँ में काम हो जाएगा, ऐसा सबने सोचा। कल मुझे चीफ मिनिस्टर ने बोला, दापोरिजो में मैं था, और एक ग्राउंड जीरो में कुछ प्रमुख लोगों से जरूर मिलने से अच्छा है, और हो सके तो वहाँ का सिविल सोसाइटी के लोगों से, खाली सुकून का और युवा लोगों से मिल सकता है तो अच्छा है, और कुछ चीज़ क्लैरिफाई करना होगा। क्लैरिफिकेशन हो चुका है, फिर भी आप मिलने से अच्छा रहेगा। तो सीएम साहब ने सजेशन किया, और फिर मैं रात में यहाँ पहुँचा, तकी साहब का घर में हम लोग का रुकना हुआ, काफ़ी लोग कल रात को मिले, आगे आपा साहब और टीम कल मिले, और आज भी काफ़ी लोगों से हम लोग ने बातचीत भी किया। आप लोग ने बहुत अच्छा से सुना है, जो जो पॉइंट्स हमारे सीनियर लीडर्स ने आज आपके सामने में बात रखा है, उसको दोहराने का बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से मैटर को आपके सामने में क्लियरिफाई किया है और बहुत सुंदर से रखा है। लेकिन साथ साथ कुछ एक्सपेक्टेशन भी है। मुझे जीरो के लिए, अरुणाचल के लिए आप लोगों का जो रिक्वेस्ट है, आपका जो एक्सपेक्टेशन है, वो तो मुझे नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? मुझे ही तो कहना चाहिए। स्टेट में मुख्यमंत्री, सेंट्रल में हम बैठा हुए हैं, तो ये तो बहुत अच्छा लगा, और इसी तालमेल के साथ ऐसा ही एक दूसरे से बातचीत करके हम लोगों को आगे काम करना है। मैं सबसे पहले तागे तागे जी को धन्यवाद देता हूँ। सिटिंग बहुत अच्छा मंत्री के रूप में काम करते हुए भी जब इनको पार्टी की ओर से निर्णय किया गया कि आपको इस बार आगे आपा साहब को समर्थन करना है, उन्होंने एक शब्द भी विरोध नहीं करते हुए डायरेक्ट डिक्लेयर कर दिया कि पार्टी को हम साथ। नानी लाजी साहब भी बहुत सीनियर हैं, कैपेबल आदमी हैं, और रेबिया साहब से मेरा मुलाकात हुआ तो उन्होंने भी कहा कि अगर लाजी काम करना चाहता है, उसको मौका पार्टी देंगे तो वो लड़ने के लिए तैयार है। तो लाजी साहब ने भी अंतिम में कहा कि पार्टी जो फैसला करेगा हम लोग सब साथ देंगे,
उन्होंने भी पूरा वॉलंटरली साथ देके आज हमारे साथ में मेरे भाई को बताई दिया, उनको तो हमने गार्डन करके ऑर्डर किया, यूथ की ओर से नॉमिनेशन किया, लेकिन बाद में सब मिला जुला करके यहाँ अनकंटेस्टेड माहौल बनाने के लिए सब एक्सेप्ट किया। आज पूरा देश और पूरा हमारा प्रदेश एक दिशा में जा रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन होने का चीज नहीं। अब 3 अनकंटेस्टेड एमएलए मंच पे बैठा हुआ, टोटल 10 है, लेकिन उसके अलावा जितना भी जो माहौल है वो बहुत क्लियर है। इसलिए बहुत बड़ा चढ़ा के सीना ठोक के हमको इतना सीट हम जीतने वाला है, ये है वो है, और अपोजिशन को गाली देना वो बिल्कुल नहीं है। मेरे जिंदगी में आज तक जब चुनाव लड़ते समय मेरा खिलाफ चुनाव लड़ने वाला को मैं नाम लेके भी बात नहीं करता, उनके बारे में खराब बोलना तो छोड़ दीजिए। मेरे अपोजिशन में जो लोग हैं उसको मैं कभी भी खराब नहीं पाता। हम लोग नीति का लड़ाई है, पॉलिसी प्रोग्राम का लड़ाई है। मैं हमेशा मैं क्या कर सकता हूँ वही बोलता हूँ, किसी का बारे में मैं खराब बोलता नहीं हूँ, सोचता भी नहीं। मेरे दिमाग में खराब चीज कभी आता ही नहीं। मेरा जिंदगी का लक्ष्य बहुत साफ है। मैं निगेटिव चीजों में मेरा टाइम बर्बाद नहीं होता। कोई आदमी गलत काम कर रहा है, उनको मैं इतना ही बोल सकता हूँ गलत काम मत करो, लेकिन उसको जाकर के लड़ने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे अच्छा काम करने के लिए बहुत कुछ करना है। तो मेरा टाइम गलत चीजों में मैं कभी भी व्यर्थ नहीं करता। इसलिए जब मेरे खिलाफ में कोई यहाँ बोलता है तो मैं सोचता हूँ कि क्यों बोलता होगा। शायद इसलिए बोलता होगा कि मुझे गाली देने से उसको वोट मिल जाएगा, अदरवाइज मेरे खिलाफ बोलने के लिए क्या है। मैं जब अपोजिशन का एमपी रहा, अपोजिशन एमपी का क्या काम है? मैटर को पार्लियामेंट में रेज करना है, असेंबली में रेज करना होता है, क्योंकि सरकार तो नहीं चलाता है। सरकार तो जिसके पास मेजोरिटी है वही चलाता है। लेकिन हमने अपना अपोजिशन का समय में भी, मैंने उस समय का कांग्रेस कैंडिडेट जो था 2004 में, मैंने कभी भी उसके खिलाफ नहीं बोला। 2000 के पहले जब मैं एमएलए के लिए जब 1999 का जो इलेक्शन हुआ, तब भी मैंने कभी इस तरह का राजनीति नहीं की। आज भी हमारा आपातानी समाज का सीनियर लोगों से मेरा मुलाकात हुआ, उनको मैंने इतना ही कहा, अगर आप लोग पॉलिटिकल पार्टी का होता और किसी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से अगर मुझे एक्यूज करता तो मैं बहुत दो चुप जवाब देना था। लेकिन समाज में जो काम करता है, समाज में जो लोग जिम्मेदारी लोग हैं, वो जो भी बोलता है समाज के लिए ही बोलता है, और मुझे बोलता है तो मैं खराब नहीं बोलता। मुझे जितना बात करना है बोल सकता है। सोसाइटी के नाम से मैं कभी भी किसी का विरोध में काम नहीं करूंगा। पॉलिटिकल पार्टी खिलाफ करेगा उसका मेरा पास जवाब है। इसलिए पिछली बार जब मैं आया था, किसी ने प्रोपोगेंडा किया कि डिलिमिटेशन के बारे में लेकर के कोई चर्चा हो। मैंने बाद में अपने सीनियर लोगों को भी बोला है, मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि अगर मैंने गलत काम किया है तो मैं जरूर क्लैरिफाई करेंगे। मेरा तरफ से कोई ऐसा काम एक भी नहीं हुआ जिससे अरुणाचल प्रदेश या हमारा आपातानी कम्युनिटी को नुकसान होगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब हमारा 60 असेंबली बना 1989 में, मैं खुद उस समय पूरा पार्टिसिपेट किया हुआ है। 4 जगह में चीफ इलेक्शन कमिश्नर अरुणाचल प्रदेश आए थे। आरबीएस पेरी शास्त्री जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, वो ईटानगर भी आया, बोमदिला में भी आया, तेजू में भी आया, पासीघाट में भी आया। 30 एमएलए था अरुणाचल को 60 बनाना है। मैं उस समय कॉलेज के लिए तैयारी कर रहा था, तो उस समय कांग्रेस का सरकार, और जब पूरा 0 को 1 एमएलए में बनाना है करके फैसला हुआ था, उस समय तो अभी वो रघु हमने भी अच्छा से बताया, मैं तो पॉलिटिक्स में तो था नहीं, और सबने उस समय कंसेंसस ये आपातानी प्लेटू को 1 एमएलए बनाने में उस समय फैसला किया। वो तो मेरा फैसला नहीं है। उसके बाद अगर और चेंज करना है, 60 के बाद बढ़ना है, और उस समय हम एमपी होते हैं, तो मुझे सीधा बोलना चाहिए। अभी 60 एमएलए से 90 तो हुआ ही नहीं।
तो फिर आपातकालीन अभिप्राय कहाँ हुआ? जब 60 को हम लोग बढ़ाएगा, 70 होगा, 80 होगा, 90 जो भी होगा फ्यूचर में, अगर उस समय में पावर में है, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में रहेगा, अगर नहीं कर देता है तब मुझे बोलो ना। अभी तो 60 का 60 ही है, कहाँ से बन रहा है? तो उस समय 2002 में डिलिमिटेशन का एक जब गैजेट पब्लिकेशन करके डिलिमिटेशन कमीशन का जो बात शुरू किया था, 2001 सेंसस को बेस करके इन्होंने एक ड्राफ्ट निकला और आप लोग सबको मालूम है 2007 में फाइनल ड्राफ्ट पब्लिकेशन किया था और फाइनल ड्राफ्ट पब्लिकेशन में इंटायर अपर टानी वैली को ये जीरो जो पुराना जीरो है और कुछ गांव और अकोले का आधा भाग को एक एमएलए बनाना है करके एक प्रपोजल आया और हपोली एरिया से लेकर के ये याचुली एरिया का कुछ पोर्शन मिला के एक एमएलए होना है प्रपोजल आया 2007 में। तो मैं तो एमपी था उस समय, तो मैंने कहा कि आप लोग जैसे प्रपोजल करेगा हम तो सपोर्ट करने वाला बैठा हुआ है, कोई चिंता नहीं। तो उस समय हमारा अरुणाचल प्रदेश से 5 एमएलए को डिलिमिटेशन कमीशन में एसोसिएट मेंबर के तौर पर भेजा गया। मुझे याद है नाम अभी भी। ये ताली का एमएलए था तकम सोराम, दुमपोरिजो का एमएलए था तकर मारते, मरियम गेको का एमएलए जेके पंगी, त्रिजिलो भालुपुर का एमएलए नरेश लो और पंचोवका का एमएलए मंचुन नमकम। ये 5 लोगों को डिलिमिटेशन कमीशन का मेंबर एसोसिएट मेंबर बना के भेजा। दिल्ली में मीटिंग हुआ और मीटिंग में बहुत बहस हो गया। बहस होने के बाद डिलिमिटेशन का जो प्रपोजल है उसको लेकर के अरुणाचल का प्रतिनिधि ने विरोध किया। तो डिलिमिटेशन ने बोला कि देखो इतना डिटेल में हम लोग बात नहीं कर सकते हैं, हम लोग तो जो रूल में है रूल में जाएगा। अब रूल तो आप लोग सब मालूम है, कोई कोई जगह में 5000 में भी एमएलए सीट है और ईटानगर में 80,000 है। अभी तो शायद सब अपना अपना जगह चला गया, थोड़ा कम हो गया होगा। वहां 80,000 वोटर है, एक एमएलए है ईटानगर में। अनिटी में 5000 वोटर है, वहां एक एमएलए। तो हमारा प्रदेश में बैलेंस नहीं है और इंडिया में बैलेंस नहीं है। अब देखिए लद्दाख में 140,000 1,43,000 उसमें एक एमपी। लक्षद्वीप में 55,000 वोटर है, एक एमपी, क्योंकि वो एक यूनियन टेरिटरी है, एक एमपी है। हमारा अरुणाचल में ईस्टर्न में हमारा 9 लाख पॉपुलेशन है, ईस्टर्न में 6 लाख पॉपुलेशन है। तो मैं उस दिन वेस्ट बंगाल में गया। वेस्ट बंगाल में दक्षिण 24 परगना एक डिस्ट्रिक्ट है। एक डिस्ट्रिक्ट में 82 लाख पॉपुलेशन है और एक ही उसी डिस्ट्रिक्ट में 3 लोकसभा एमपी सीट है। तो बैलेंस नहीं है। पहाड़ में कम पॉपुलेशन में एमएलए मिलता है क्योंकि लैंड मास और मैन मास आदमी को भी देखता है और जमीन को भी देखता है। क्योंकि यूपी जैसे करेगा तो हमारा तो पूरा अरुणाचल में 2 एमएलए मिलेगा। अगर 9 लाख वोटर है तो यूपी का स्टैंडर्ड, वेस्ट बंगाल का स्टैंडर्ड 2 एमएलए सीट मिलता है, एमपी तो मिलता ही नहीं हम लोगों को। लेकिन क्योंकि हमारा ज्योग्राफिकल एरिया बड़ा है, इसलिए अलग स्टेट यूनियन टेरिटरी होने के नाते हम लोग को 2 एमपी को समय दिया। समय समय में एक गवर्नमेंट तय करता है कि पार्लियामेंट के माध्यम से रूल बनाता है कि कब सीट क्या बढ़ाना है, ये सब निर्णय होता है। तो 2007 में डिलिमिटेशन एक्ट अमेंडमेंट जब पार्लियामेंट में पास हुआ, उस समय में ये तय किया गया कि 2026 के बाद में नंबर्स ऑफ एमएलएस एमपीज का एक्सरसाइज होगा। पूरा दुनिया को मालूम है कि ये एक्सरसाइज 2026 के बाद ही होगा। ये 2007 का पार्लियामेंट का लॉ बनाया गया है। इस बीच में हमको एमएलए चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए, कहीं इस तरह का कोई बात नहीं है। जो एरिया को इधर उधर एरिया को मिलाना है वो कर सकता है। तो इसलिए अरुणाचल गवर्नमेंट को बोला करना है कि नहीं करना है। अरुणाचल गवर्नमेंट ने भी लिख के दे दिया, लॉ एंड ऑर्डर खराब होने वाला है।
बिना मतलब से एमएलए सीट तो बढ़ेगा नहीं है, लेकिन जुनपुर में एरिया इधर उधर कर रहा है, झगड़ा हो जाएगा। तो अरुणाचल सरकार ने मना कर दिया कि यहाँ डिलिमिटेशन नहीं होगा। फिर 2020 में मैं खुद उस समय यूनियन मिनिस्टर था, मैं यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर था। उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लिखा है, अभी भी आपके पास टाइम है, डिलिमिटेशन करना है कि नहीं करना है। अगर डिलिमिटेशन करना है सीट तो वही रहेगा, लेकिन एरिया को इधर उधर करना है तो अभी भी कर सकता है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लिखा। अभी आज बताया ताकि साहब ने असेंबली में रेस किया, ये दोनों एमएलए साथी मालूम होगा, उन्होंने बोला कि डिलिमिटेशन करने से ठीक है। ताकि साहब ने रेस किया, हमारा जीरो का आवाज है कि डिलिमिटेशन करो। तो बाकी एमएलए ने बोला कोई सीट बढ़ने नहीं जा रहा है, जीरो को दो एमएलए तो मिलने नहीं जा रहा है, तो बॉर्डर को इधर उधर करने का क्या जरूरत है। बाकी पूरा एमएलए ने ये बोला कि बिल्कुल जब सीट बढ़ेगा तभी डिलिमिटेशन करना है, 60 का 60 सीट को लेकर के छेड़छाड़ मत करो। तो इन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग की। मैंने सीएम साहब को पूछा ऑल पार्टी मीटिंग में क्या फैसला लेगा। बोला कि सबने बोला है अरुणाचल प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगा, डिलिमिटेशन तभी करना है जब एमएलए का नंबर बढ़ जाएगा, कब करना है, ऐसा बोल के स्टेट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव में ऑल पॉलिटिकल पार्टी ने मिलकर के तय किया। मैं कौन होता हूं जब यहां अरुणाचल का ऑल पार्टी ने तय किया। तो मैंने आज भी पूछा था कि उस समय ऑल पार्टी मीटिंग जब हुआ था उस समय आप लोग रिक्वेस्ट करना था कि कहीं का एरिया इधर उधर करना है, स्टेट गवर्नमेंट को पूछा गया सेंट्रल गवर्नमेंट और से, तो इसमें कोई कंफ्यूजन का बात नहीं है। मेरे समय में जो कुछ भी होगा वो मैं जिम्मेदार लूंगा। मैं आज आपके सामने में जीरो में मैं कमिटमेंट लेके जा रहा हूँ। 2026 के बाद में जब भी होगा आपका अपातनी वैली में 2 एमएलए सीट का हम ही फाइट करेंगे। जब होगा तब करेगा। मतलब आज के दिन में सबको मालूम है, या पढ़ा लिखा नहीं होने से इतना समझदार तो सबको है कि 2026 से पहले सीट का कुछ होने वाला नहीं है। रूल बना हुआ है, प्राइम मिनिस्टर चाहने से भी 2 एमएलए सीट नहीं दे सकते। आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी 2 एमएलए सीट किसी को नहीं दे सकते। वो कानून बनाया हुआ है, तो उसको कानून को चेंज करना पड़ेगा पार्लियामेंट में। वो 26 के बाद होगा। ऑलरेडी उस दिन होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी पार्लियामेंट में घोषणा कर दिया कि 2026 के बाद एमपी और एमएलए का सीट बढ़ाने का तो शुरू होगा ही होगा, प्लस जो महिला रिजर्वेशन बिल पास किया है अरुणाचल असेंबली में भी और हर एक असेंबली में और इंडिया का पार्लियामेंट में 33% सीट महिलाओं को दिया जाएगा, तो कानून बना दिया। तो अभी तो ये इतना क्लियर कट हम लोग का नरेंद्र मोदी सरकार का प्रोग्राम पॉलिसी बिल्कुल सटीक हम लोग रेखा लाइन खींच के चलता है। कोई हम लोग हवाबाजी में बात करके गुमराह करके नहीं कर सकते। आज के जमाना में किसी को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। तो आज जब मेरा समय में मेरा काम के बारे में आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो रिकॉर्ड है। मैं कभी कभी अपना बीजेपी पार्टी के लोगों को भी कहता हूं, मान लो यहाँ एक बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ, वो बताना जरूरी है ये बिल्डिंग का सोर्स कौन है, किसने पैसा दिया, कहां से आया। मैंने जब अभी यहाँ आपका डीसी भी चेंज हो गया इलेक्शन का चलते, पहले वाला डीसी को भी मैंने कहा जब भी यहाँ कोई भी स्कीम इनॉग्रेशन होता है एक ब्रीफ नोट बनाइए, और ब्रीफ नोट बनाइए ये स्कीम कहां से आया। आज हमारे तीनों एमएलए यहाँ बैठा हुआ, आप बताइए अगर मैं आपका गांव के लिए रास्ता का सेंक्शन मैं नहीं करूंगा, आपका पीने का पानी का स्कीम मैं नहीं दूंगा, बेचारा एमएलए कहां से लाएगा बताइए। उसका मैं कहां सोच काम करेगा तभी भी मिलेगा। और किरण नीचे जो जितना ताकत होगा दिल्ली में उतना ही अरुणाचल का आदमी का जेब भी बढ़ेगा। उनकी रिलेटेड है। मैं सारा कॉन्ट्रैक्टर को बोलता हूँ यहाँ अरुणाचल में हर महीने करोड़पति पैदा होता है आजकल, क्योंकि इतना काम आ रहा है। ये पैसा कहां से आया। मैं इसमें सारा कॉन्ट्रैक्टर को भी आपके माध्यम से अभी भी बोल रहा हूं, आप करोड़पति बनिए, काम कीजिए, जितना आप मेहनत करके पैसा कमाना है कमाइए,
लेकिन ये मत बोलो कि ये पैसा किसका वजह से आया है, कौन है देने वाला। लेकिन चाइना का पैसा नहीं है, पाकिस्तान का पैसा, अमेरिका का पैसा नहीं है, भारत सरकार का, आपका लीडर किरण रिजिजू जो बैठा है नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से आता है। तो इसको यह हल्का फुल्का बोल के किरण रिजिजू ने कुछ नहीं दिया। मेरे पास में कई एक सिंपल बूढ़ा बूढ़ी भी आता है गांव का, अपर सुबनसिरी से बॉर्डर एरिया से भी आया दिल्ली में काम मांगने के लिए। इस कमेंट का बॉर्डर एरिया से भी बूढ़ा बूढ़ी जो ठीक से हिंदी नहीं बोल सकते वो भी दिल्ली पहुंच गए। उधर मनीगांव साइड से भी कई फैमिलीज आए। मैं बहुत उन लोगों को देख करके दया, बेचारा जैसे जैसे हिंदी बोल सकता है बूढ़ा बूढ़ी को दिल्ली भेज दिया। और दिल्ली क्यों भेजा है, बोला है किसी ने बोला है कि आप काम मांगने के लिए जाओ दिल्ली में। बेचारा कुछ मालूम नहीं, और मेरे पास आते बोला किरण साहब आपको हमने 4 बार वोट दिया है, अभी तो आपसे कुछ स्कीम मांगना पड़ेगा, इसलिए आपके पास स्कीम मांगने के आया। तो ये क्यों ऐसा हो गया। मैंने यहाँ पार्टी के लोगों को भी कहा, स्टेट गवर्नमेंट को भी कहा, खास करके हमने ऑफिसर लोगों को भी कहा, ये इसलिए हो रहा है कि आप लोग जो हम जो सामान बेचता है आप लोग बताता नहीं है। तो मैंने बूढ़ा बूढ़ी को पूछा है, आप लोग बूढ़ा बूढ़ी है, आपका अकाउंट में बूढ़ा बूढ़ी का पेंशन का पैसा आया कि नहीं आया। वो तो आता है, हर महीना आता है, ये तो हम नहीं तो भेजा है, और कौन भेजा है। तो ये पहले के कांग्रेस के समय में ऐसे अकाउंट में पैसा आता था। कांग्रेस के समय में तो आपका बैंक अकाउंट ही नहीं खोलता था। बैंक में तो जो पढ़ा लिखा थोड़ा ऑफिसर तक कॉन्ट्रैक्टर इन लोग का अकाउंट होता था, गांव का बूढ़ा बूढ़ी का तो बैंक अकाउंट तक भी नहीं होता था। 2014 के बाद हम लोगों ने जन धन खाता से सारा लोगों का बैंक अकाउंट खोल के आज उसी बैंक अकाउंट में हम लोग पैसा डालते हैं। आज आप यहाँ महिला लोग जो बैठा है, महिलाओं का सुविधा के लिए प्रेगनेंसी मातृ वंदना योजना से लेकर के जितना भी आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप का जितना भी हम लोग स्कीम देता है, आज पूरा ट्रांजेक्शन बैंक अकाउंट से होता है। यहाँ जो फार्मर किसान करना में 6,000 रुपया आपका अकाउंट में जो जाता है वो आपका अकाउंट में ट्रांसफर होता है। उस जमाने में बीडीओ ऑफिस में जाकर के, सीओ भी ईएससी ऑफिस में जाकर के एप्लीकेशन लिख के मांगना पड़ता था। आजकल सीधा आपका अकाउंट में हम लोग पैसा डालते हैं। तो ये मिलता कि नहीं मिलता, मैंने पूछा। मैं पूछा कि आपका गांव में पानी आया कि नहीं है। उस जमाने में 1 घंटा 2 घंटा स्पेशल जो बॉर्डर एरिया में बैठने वाला, पहाड़ में बैठने वाला, तब लकड़ी बुकने के लिए और पानी बुकने के लिए आधा दिन बर्बाद होता था। आज उन लोगों का पानी को हमने गांव नहीं, घर का अंदर तक हम लोगों ने पानी पहुंचाने का पूरा फैसला करके आज पहुंचा भी दिया। उस जमाने में गाड़ी घोड़ा तो आप सपना में भी नहीं था गांव में। मैं जब पैदल चल के एमपी इलेक्शन लड़ा था पहली बार, अभी भी मेरे पास रिकॉर्ड है, 70% गांव अरुणाचल का उसमें गाड़ी रास्ता नहीं था। सारा गांव में गाड़ी रास्ता पहुंचा के आज तो बिजली भी पहुंच गया। आज तो मोबाइल नेटवर्क भी सब गांव में लगभग पहुंच चुका है। 1-2 बॉर्डर एरिया में अभी बिजली का जो थोड़ा सा प्रॉब्लम है ट्रांसमिशन का और उसमें नेटवर्क का 1-2 इश्यू, वो भी टावर भी लगभग लग चुका है, अभी उसको नेटवर्क जुड़ने का बाकी है। ये सारा चीज काम करने के लिए बहुत मेहनत करना जरूरी होता है, ऐसा नहीं होता है। हमने कभी पूछा है कांग्रेस पार्टी को, आप लोग 60 इयर्स तक इंडिया को शासन किया। अरुणाचल प्रदेश में जब से हम होश संभाला है कांग्रेस गवर्नमेंट का, अब क्यों एयरपोर्ट नहीं बना पाया? क्या कर रहा था आप लोग? ये हाईवे क्यों नहीं बना पाया आप लोग एयरपोर्ट क्यों नहीं बना पाया? रेलवे लाइन क्यों नहीं बना पाया? आज में देखो, कल लिकाबाली से 10 बजे हम सीधा वहां पहुंच गए, दापोरी जो मीटिंग किया, रागा पहुंचा, रात 0 पहुंच गए। उस जमाने में आप सोच के देखिए, हम लोग यहाँ जगह होने से ये 0 का जो एयरपोर्ट है, ये इसका थोड़ा सा साइड में बाहर होने की वजह से लैंडिंग का प्रॉब्लम है। अदरवाइज फिक्स विंग हम लोग यहाँ उतरवाने का एयरपोर्ट अब तक कंप्लीट हो जाता था। लेकिन मौसम और पहाड़ और ज्योग्राफी को तो हम लोग चेंज नहीं कर सकता है। लेकिन आप देखो होलोंगी एयरपोर्ट, आज जब चाहे फ्लाइट में बैठो दिल्ली पहुंचता है। उस समय कितना तड़प के हम लोग को इधर जाना पड़ता है, गुवाहाटी जाए या फिर होटल बुक करो, कितना तकलीफ होता था।
ये सब चीज इतना जल्दी 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 हम लोग ने किया है, तो आदमी का याददाश्त बहुत कमजोर है। मैंने कल दापोरिजो में भी बताया, उस दिन हम जब ताली किया था पीप सोरम में, जी के तकोजी का वहां में पीप सोरम में किया, तब भी हमने बताया ये पीप सोरम जगह 8-9 दिन पैदल जाने के बाद पहुंचा है। ऐसा जगह को रास्ता देना, बिजली पानी पहुंचा रही है, कोई आसान काम नहीं है। ये आपका लीडर किरण रिजिजू दिल्ली में बैठेगा तभी हो पाएगा, कोई नहीं कर सकता है। 60 इयर्स देख चुका है, नहीं कर पाएगा, आसान नहीं है। ये कोई 1-2 करोड़ रुपया से काम होने वाला नहीं है, 1000 करोड़ चाहिए। मैं आज जीरो से आपको बता रहा हूं, मेरा अगले टेनियर, अगले चुनाव 2029 का पहले ताली जैसे जगह में नेशनल हाईवे पहुंच चुका होगा। मैं अभी जो आया 1 महीना पहले more than 25,000 करोड़ फ्रंटियर हाईवे ऑलरेडी सैंक्शन अप्रूव हो चुका है। अभी टेंडर प्रोसेस शुरू हो गया, जो भी काम करना कर सकता है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर काम करता है तो अच्छा है ना, वो कमाएगा तो उसका साइड इफेक्ट तो सोसाइटी में जाता ही है। एक आदमी कॉन्ट्रैक्टर बहुत पैसा कमाएगा, उसको गाली देने का नहीं, कोई ना कोई तो करना ही पड़ेगा। बाहर का आदमी कॉन्ट्रैक्ट करने से अच्छा है हमारा अरुणाचली कॉन्ट्रैक्टर करो, क्योंकि वो कमाएगा तो वो पैसा बाजार में जाएगा, दुकान में उसका खर्चा होगा, सब्जी वाला का वहां में खर्चा होगा, कपड़ा खरीदेगा, यहाँ में घर बनेगा, लेबर का खर्चा होगा, ये आपका वहाँ घर बनाने के लिए ईटा, पत्थर, लोहा, ये सब सोसाइटी को इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलता ही है। समाज को आगे बढ़ाना है तो हम लोग का सोच को बहुत बड़ा करना होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ, मुझे अगर कोई मेरा निशाना अगर जीरो में पूछता है तो मेरे लिए बहुत तकलीफ है निशाना बताना, क्योंकि अगर एक निशाना होता या 50 निशाना होता तो मैं जरूर मैं बता देता। जो गिनती कर नहीं सकता है, इतना काम करने के बाद भी अगर कोई बोलता है कि आपका निशाना चाहिए तो फिर उसको समझाना मुश्किल है। तो इसीलिए मैंने ऑफिसर लोगों को कहा, अपना पार्टी लोगों को कहा, जब भी कोई काम आता है आप बताइए काम किसने किया बताओ, नहीं आदमी तो ही नहीं होता है, ऐसे ही आकाश होता है आसमान के गिरते। ये ताकि साहब ने जब मुझे बोला कि सर जीरो में पानी का क्राइसिस है, आने वाले दिन में हमारा खेती बाड़ी बहुत होता है, पीने का पानी क्राइसिस होने वाला है, पांगे नदी से यहाँ लाने के लिए हमारा स्टेट गवर्नमेंट 1-2 करोड़ का होगा नहीं, आप कुछ कर दीजिए। मैंने पर्सनली उस समय हमारा डोनर एनईसी में पैसा कम हो गया क्योंकि बढ़ चुका था, फिर भी हमने डोनर मंत्रालय से पैसा को डाइवर्ट कर दिया और लास्ट मोमेंट में जीरो और आलो का पांगे नदी का यहाँ का और आलो का टाउन का वाटर सप्लाई को यहाँ का 20 करोड़ को सैंक्शन करके हमने इलेक्शन से पहले ही कर दिया और वो आपका प्रोजेक्ट इनोग्रेशन भी हो गया, पानी का प्रोजेक्ट। इसी प्रकार से छोटा छोटा आपका, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपातानी सोसाइटी ने मुझे कहा कि द्री फेस्टिवल का एक नया ग्राउंड बनाना है, वो पुराना ग्राउंड ठीक नहीं है, नया ग्राउंड बहुत सुंदर है, वहां बनाओ। मैंने कहा वो ग्राउंड बनाने के लिए जितना भी पैसा चाहिए हम देंगे और आज वो आपका द्री, वही भी आपका द्री फेस्टिवल मनाया जाता है। हमने अपना तरफ से भी कितना पैसा उसमें लागत किया, सीएम को बोल के भी पैसा लगवाया। ऐसा जैसे आपका बुरियल ग्राउंड के लिए पैसा किसने दिया? मैंने दिया। या आपका स्कूल जो दानी कुनिया हायर सेकेंडरी स्कूल का ये फेंसिंग का ये सब पैसा कौन दिया? मैंने क्यों दिया? आपका यहाँ में ये गाँव वालों को पूछो, यहाँ गाँव वाला कोई उल्लू का जो मीटिंग का हॉल किसने बनाया? मैंने तो बना दिया। इवन यहाँ तक कि ये कोविड का समय में आदमी पूरा घर के अंदर लॉकडाउन होके बैठा हुआ था और मैं खुद मिनिस्टर होते हुए करोड़ों रुपया डोनेशन करके कितना ट्रक दवाई से लेकर के ऑक्सीमीटर, मास्क से लेकर के हर एक चीज दिल्ली से ट्रक लाइन करके भेजा और जीरो में भी पहुंचा है। और मैंने आपको डीएमओ को पूछा ये सारा पहुंचा क्या? सर आप तो भगवान है, कौन एमपी इतना करता है गांव का, वो अपना जिंदगी बचाने के लिए बिजी होता है। और मैंने कोविड जैसे समय में भी खाली नहीं छोड़ा। इंडिया का अंदर में 543 लोकसभा एमपी है, आप मुझे कोई और दूसरा एमपी ऐसा कर सकता है क्या? ये मैं ही कर सकता हूं, क्योंकि मैंने शुरू से कहा कि जो मुझे वोट देता है
वो किरण रिजिजू को अमीर बनाने के लिए वोट नहीं है। कोई लोग गलती से बोलते हैं, पार्टी के लोग भी बोलते हैं कि किरण साहब आपके लिए काम कर रहे हैं। मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, आप समाज के लिए कर रहे हैं। क्योंकि किरण रिजिजू को वोट देने से किरण रिजिजू अमीर नहीं होगा, वो अरुणाचल को अमीर बनाएगा। ये आपके लिए है, इसलिए मेरा एक आप लोगों का जो समर्थन मिला है वो आपके लिए। मैं आज तक मुझे बोलता है, दिल्ली से जो आता हूँ ईटानगर में, लोग बोलता है ईटानगर में आपका भी घर होना चाहिए, एमएलए लोग भी ईटानगर घर बनाता चाहिए। वो ईस्टर्न क्वेश्चन से एमएलए एमपी लोग भी ईटानगर में इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना के रखते हैं। आप यहाँ का लोकल एमपी आपका तो होना चाहिए। मैंने नहीं बोला जिस दिन एमपी खत्म मैं सीधा गांव चला जाऊंगा। मैं ईटानगर में क्या करने के लिए आएगा? अभी तो हम सिटिंग एमपी है, मीटिंग के लिए आते हैं। मैं यहाँ घर बनाने के लिए एमपी नहीं बना रहा। मैं आप किसी को पूछ सकते हैं, मुझे लोग डोनेशन देता है इलेक्शन खर्चा के लिए, ऑफिसर लोग भी, कॉन्ट्रैक्टर लोग भी, आदमी लोग भी कभी कभी इलेक्शन के लिए थोड़ा डोनेशन देते हैं, उसी से हम इलेक्शन चलता है। मैं कभी भी नहीं कमाता, मेरी जिंदगी में हमारा सरकार का पब्लिक का पैसा का हाथ तक नहीं लगाया। किसी भी किसी को पूछो किरण रिजिजू का कोई काम, कोई टेंडर में पार्टिसिपेट करता है, मेरा कोई फार्म है, मैं रुपया कमाता हूँ, मैं सिर्फ अरुणाचल को देता हूँ, अरुणाचल से मैं कभी नहीं लूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है। और ये सब चीज बोलने के लिए कोई भी अगर बोल देगा तो आप पूछ के देखिए, कर सकता है क्या? आज दिल्ली में कोई भी अरुणाचल आदमी बीमार होकर आता है, वो कौन देखता है? मैं ही देखता हूँ। आज अरुणाचल का कोई वहां एक्सीडेंट हो गया, कोई पुलिस केस हो गया, कौन देखता है? मैं ही देखता हूँ। हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते समय मुझे मालूम है अरुणाचल का आदमी को, नॉर्थ ईस्ट आदमी को कौन वैल्यू देता था, पहचान करना नहीं था, वैल्यू तो छोड़ दीजिए। आज दिल्ली पुलिस में 1000 से भी ज्यादा हमने जब होम मिनिस्ट्री में थे, नॉर्थ ईस्ट का बच्चों को दिल्ली पुलिस में भर्ती कराया। और आज कुछ भी वहां घटना होता है, नॉर्थ ईस्ट का एक आदमी दिल्ली पुलिस में बैठ करके इन्वेस्टिगेशन करता है, कोई एलिगेशन नहीं लगा सकता है। पहले तो 20 तरह को मार के फेंक देने से पूछने वाला नहीं था। ये सब जो है क्या कांग्रेस का एमपी नहीं था क्या? कांग्रेस का ही तो ज्यादा एमपी था। ये जो लोकसभा में जहां से लड़ता हूं 7 टाइम्स यहां में कांग्रेस का एमपी हो चुका, बीजेपी का सिर्फ 3 टाइम्स, मैं 3 बार, वो भी मैं सरकार में पहले बार 2014 में आया। बीजेपी 3 टाइम्स रिप्रेजेंट किया है, वो भी मैं 7 टाइम्स कांग्रेस ने रिप्रेजेंट किया। कांग्रेस का किसी भी एमपी का किसी एक गांव में निशान आए तो बताइए, कर नहीं सकता। मैं ओपन चैलेंज करता हूं, नहीं कर सकता है। और आज कोई लोग बोलता है कि दिल्ली में जाके आवाज उठाएगा, बोलता है मुझे एमपी बनाओ, मैं दिल्ली में आवाज उठाएगा। अरे मैं बोलता है कि आवाज उठाने की क्या जरूरत है? आपका एमपी तो आज देश चलाता है, हमको ही एमपी लोग हमको पूछता है, मैं जवाब देने वाला तो हम है, गवर्नमेंट में तो हम बैठा हुआ है, क्या आवाज उठाने की जरूरत है? तो वो चीज तो उनको मालूम नहीं। कौन सा जमाने में वो लोग सोचता है कि हम दिल्ली में जाके ये करेगा? दिल्ली बहुत बड़ा महासागर है, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी हमारा देश का डेमोक्रेसी है। तोमो रिबा साहब हमारा पिताजी का साथ में बहुत क्लोज था, हमेशा बोलता था वो, हमको भी बोलता था भाई थी मोए एमपी होले तो एकदम दिल्ली कोई हंगामा करी देम पी के तुम उनको काम नहीं, मोए एमपी होले देखा कोई बोलता था। बाद में 1996 में तोमो रिबा साहब एमपी बन गया, और तोमो रिबा साहब वन ऑफ द ऑनेस्ट पॉलिटिशियन था, अच्छा आदमी था, ऑनेस्ट था तोमो रिबा साहब। लेकिन जब उसको एमपी बनाया तब हमने जाके उसको मिला। मैं तो उस समय लॉ का पढ़ाई कर रहा था, तो मैंने रिबा साहब को बोला कि देखिए अंकल, आप तो पहले बहुत बोला कि हम एमपी बनने से आम एकदम पार्लियामेंट में ये करेगा वो करेगा, आपको तो दिखाई नहीं दे रहा है, आप बोल नहीं सकते, क्या हो गया मतलब? बोलता है असमीज में बोला है भाई थी मत बोलो, ये महासागर है, यहाँ कोई सुनता नहीं आना का बात, जितना भी बोलो सुनने वाला नहीं, उल्टा आप लोग हंसता है, इसलिए हम पार्लियामेंट जाना छोड़ दो। फ्रस्ट्रेशन, इतना बड़ा महासागर, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, लोकसभा में चमकना, ये ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ स्मार्ट होने से, इंटेलिजेंट होने से नहीं होगा, उसके लिए अलग लेवल का आपको काम करना पड़ता है। तब जाकर के आप जब लोकसभा में, पार्लियामेंट में भाषण देकर दुनिया सुनता है, और सुनने के लिए क्रेडिबिलिटी चाहिए। ऐसे चिल्लाने से लोग हंसता है, मजाक उड़ाता है। वैसे भी मुल्का ट्राइबल को बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं। तो मैं तो ये सब चीज को बहुत गहराई से देखा हूँ
कि भाई हम ट्राइबल हो सकता है, लेकिन हम किसी से कम नहीं है, मेहनत करके यहाँ पहुँचा है। जनता का प्रतिनिधि के रूप में रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए काम करने से इज्जत जरूर मिलेगी। इसलिए कांग्रेस के लोग बात यही करने से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कांग्रेस को तो हम लोगों ने बहुत देख लिया। अब नया युग है, ये मोदी जी का युग है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास। इसलिए आगे का जो काम करना है वो और भी बहुत हम लोगों को सोच समझ करके अभी प्राणी के साथ काम करना है, क्योंकि अभी तक जो काम हुआ है वो सिर्फ बेसिक काम। मैं आपको बताता हूँ, ये जो आप डेवलप कंट्रीज में रास्ता, बिजली, पानी, ये सब चर्चा ही नहीं है, ये तो होना ही चाहिए। वहां पॉलिसी, टैक्सेशन, इन्वायरमेंट, फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी, फाइनेंस का, इकोनॉमिक, ये सब मुद्दा होता है, क्लाइमेट चेंज, ये सब मुद्दा होता है। हमारे यहाँ अभी भी सफा पानी पहुंचाना है, अच्छा रास्ता देना है, बिजली चाहिए, लाइट चाहिए, वो हम लोग इंटरनेट चाहिए, क्योंकि ये किया ही नहीं है कांग्रेस ने। मैं इसलिए कहता हूं, अगर ये बिजली, पानी, जो सिंपल बेसिक चीज कांग्रेस ने अगर पहले किया होता, आज हम स्किल डेवलपमेंट में चल रहा था, प्रोडक्टिविटी में चल रहा था, हम टर्सरी लेवल में हम चल रहा था। जब रास्ता ही नहीं है तो प्रोडक्शन क्या होगा? अभी तो सोचो, किरण रिजिजू मंत्री बना 2014 का बाद ही हम लोग का रेलवे लाइन आया, 2014 का बाद ही एयरपोर्ट हाईवे बन रहा है। तो ये सब सोचिए कि ये सारा जो बेसिक काम हम लोगों ने कर दिया है, और मेरा ये 3rd टर्म है और मंत्री का रूप में 2nd टर्म है। इस 10 साल के अंदर में सारा फिजिकल कनेक्टिविटी, चाहे मोबाइल हो चाहे रोड हो, हमने लगभग ये 10 साल में कंप्लीट किया है। इसलिए इसके बाद जो हमारा एक्शन होगा, अब हमारा जिंदगी सुधारने के लिए, यहाँ का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, मेजर यूनिट्स लगाने के लिए, मार्केटिंग के लिए, और का टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए, जीरो जैसे जगह तो वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड लोकेशन बन जाएगा। ये सारा जो बेसिक जो चीज है वो हो गया। अब नेक्स्ट असली चीज, जो चीज के लिए हम लोग नेता बना है, वो करने का समय आ गया। मैं आपको एश्योरेंस करता हूँ, आगे आपका साहब अभी आपका एमएलए इलेक्ट हो गए, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जीरो का आपातनी एरिया का हर प्रोजेक्ट जो ताकि साहब ने काम करके बताया, मेरे समय में जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का अर्बन डेवलपमेंट से टूरिज्म से जितना दिया, वो सब, और अब जो नया फेज हम लोग होगा, मेजर डेवलपमेंट आपका जीरो बनेगा, और ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट सब डेस्टिनेशन बनेगा। हम चाहते हैं कि यहाँ युवा लोग पाइन ग्रोव में, जंगल साइड में, ये पागे साइड में, ताले वैली साइड में रिजोर्ट बनाए, कमाए, सस्टेनेबल जंगल को, पानी को प्रिजर्व करते हुए एक्टिविटीज हो ताकि लोग एंगेज हो। और जो लोग, जैसे मेरा नया मंत्रालय जो और एक दिया फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए, जहां प्रोसेसिंग यूनिट, खाने पीने का जितना एक्सपोर्ट करने लायक, लोकल कंजम्पशन के लिए ईटानगर भेजना, कितना ये काम करना बाकी, ये सब तो हम लोग ही करना है। मैंने ऑलरेडी नया मंत्रालय संभालते ही पूरा डायरेक्शन देके रखा है कि अभी इलेक्शन तक, क्योंकि नया सेंक्शन कर नहीं सकता है, इलेक्शन खत्म होते ही 100 डेज का मेरा मिनिस्ट्री का जो 2 डिपार्टमेंट, 2 मिनिस्टर मेरे पास है, वो हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री का निर्देश दिया हुआ है। जिस दिन हम लोग शपथ लेगा, उसी दिन से पहला 100 दिन का काम काज का ब्लूप्रिंट भी रेडी होकर रखा हुआ, इसीलिए हमारा रेडी किया है। तो ये सारा चीजें बहुत डिटेल से बोलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग समझदार है। आज खास लोगों को यहाँ बुलाया है, ये पूरा पब्लिक मीटिंग नहीं है, लेकिन यहाँ में जितना भी आप लोग आया है, आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, बहुत आप इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, आप कम्युनिकेटर है, ये मैसेज को जाएंगे। और जो सोशल मीडिया, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो जाता है वो तो है, लेकिन आप फिजिकली 1 to 1 जाके आपको बताना होगा। ये इलेक्शन कोई मजाक नहीं है, इलेक्शन ऐसे फुर्ती के लिए लड़ना ये नहीं है, इलेक्शन हमारा भविष्य बनाने का इलेक्शन है। इस इलेक्शन लाइक ही नहीं है, ऐसे काला काले करके इसको वोट नहीं देगा, इसको नहीं देगा, सोच के करना पड़ेगा। किरण रिजिजू को वोट नहीं देना है, किसने नहीं देना है? कौन है जो जाके आप अरुणाचल के बारे में देश भर में, दुनिया में जाकर रिप्रेजेंट करने वाला? कोई जा सकता है तो जरूर जाइए,
नहीं तो बहुत नुकसान मत कीजिए। ये सब बहुत सीरियस चीज है। सरकार हमारे यहाँ तो राजा नहीं है आजकल, हम लोग ही चुनता है, तो हम लोग जो चुनता है वही हमारे लिए सर्विस देता है। तो ये कभी कभी छोटा मोटा चीज, ये एमपी होने के नाते मैं दिल्ली में ज़्यादा रहता हूँ, आजकल तो मंत्री होने के नाते, देश चलाने का जिम्मेदारी होने के नाते हर आदमी को सुबह शाम नहीं मिलता है। कभी कभी सेंटिमेंट होता है, अरे किरण रिजिजू को तो मिलने के अपॉइंटमेंट नहीं दिया, तो मैं 1 महीना में 7 दिन दिल्ली रहता हूँ, बाकी तो मैं टूर में रहता हूँ, तो हर समय तो मिलता नहीं। कोई दूसरा कैबिनेट मिनिस्टर दिन में जाके कॉन्स्टिट्यूंसी आदमी मिल नहीं पाता है, वो लोग सिर्फ महीना में एक बार कॉन्स्टिट्यूंसी जाता है, इनॉग्रेशन करता है, वही है। मैं तो जो भी दिल्ली आता हूँ, मैं जब तक रहता हूँ मिलते रहता हूँ। कभी कभी तो मेरा मीटिंग भी लेट हो जाता है, पब्लिक आते रहता है, थोड़ा करके मिलते। तो ये सब मेरे लिए पब्लिक का साथ में रहना, पब्लिक का साथ में बैठ करके काम करना, यही मेरा ड्यूटी है। लेकिन क्या है, जैसे मैंने बताया कि हम काम करके भेजने के बाद या इम्प्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है, एमएलए साहब का देख रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट होता है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। सिर्फ इम्प्लीमेंट करते समय कभी भी ये नहीं बोलना है कि स्कीम कैसा है। दूसरा स्टेप में देखो ना, अभी बुरा बुरी पेंशन लेने से नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता है, मोदी जी धन्यवाद बोलता है। तो इसलिए मैं एक छोटा सी घटना बताता हूँ, उसके बाद मैं समाप्त रहेगा। प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर किया कि सारा सीनियर मिनिस्टर एक रात गांव में सोना है, और वो भी दूर दूर गांव में जाकर सोना है। तो मेरा कलीग स्मृति ईरानी, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, को बोला अरुणाचल चला, वो सीधा चला गया चाइल्ड तजो में। रास्ता भी इतना खराब था, वो पूरा कॉन्ट्रेक्टर का वहां कुछ झमेला चल रहा, रास्ता ठीक से नहीं बनाया। तो चाइल्ड तजो पहुंचा, तो स्मृति ईरानी जी सोचा होगा यहाँ भी दूसरा जैसे जगह होगा, क्योंकि उन्होंने ऐसे चलते चलते एक बूढ़ी को पकड़ा, बूढ़ी को पूछा आपको मोदी जी का चावल मिला है क्या? तो वो बूढ़ी बोलती नहीं मिला बोलता। तो फिर आगे किया, एक बुरा को पकड़ा, बुरा को पूछा आपको सौभाग्य योजना बिजली वाटर मिला क्या? नहीं मिला बोला। फिर दूसरा के पास जाके बोला बुरा को आपके पास ओल्ड एज पेंशन मिल रहा है? नहीं मिला बोला। हर एक स्कीम का बारे में पूछता था, नहीं मिला बोलते रहता। तो वो तो बहुत शौक हो गया, तो मुझे फोन किया, किरण जी मैं तो आपका कॉन्स्टिट्यूंसी आया हूँ, मैं कम से कम 20 आदमी को पूछ चुका हूँ मोदी जी का स्कीम, जिसको मैं पूछता है नहीं मिला है। तो ऐसे कैसे हो गया? क्या यहाँ ऑफिसर लोग काम नहीं करते? तो मैंने वहाँ का एमएलए, लोकल एमएलए हायन मंत्री को मैंने फोन किया। मैंने बोला आप कहाँ हैं? सर मैं भी अभी यहाँ चाय का जो पहुँचा। अरे ये क्या हो रहा है? हर चीज मैं खुद डीसी ऑफिस से जब मैं रिव्यू मीटिंग लेता हूँ तो मुझे तो बता रहा है मिल रहा है, इतना मिल रहा है बोला। तो पब्लिक क्यों ऐसा बोलता है? जब यूनियन मिनिस्टर, सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर पूछ रहा है, ये तो हमारा बदनाम हो गया। वो बोला कि अरे सर प्रॉब्लम इसलिए है, सब मिला है बोलते, सब मिल रहा है। वो उनको किसी ने नहीं समझाया, तो वो लोग सोचता है कि मिनिस्टर के सामने मिल गया बोलने से और नहीं दिया होगा, सोच के नहीं मिला बोला है, क्योंकि वो सोचा नहीं मिला बोले से और देगा बोले, तो इसलिए बोला है मिला है। और उन लोगों को समझाया नहीं, वहाँ का लोकल हमारा लीडर लोग ने नहीं समझाया कि जो पूछता है जो मिलता है उसको मिला है बोलो, नहीं मिला तो नहीं मिला बताना, मिल करके नहीं मिला बोला तो गलत बात है। तो बाद में एमएलए साहब ने काफी समझाया, तो उन्होंने बोला नहीं मिला तो है, बोला मिला तो है, लेकिन हम लोग तो और देगा होगा सोच के, इसलिए नहीं मिला बोला है। तो ऐसे कम्युनिकेशन होता है, मिलता है सबको। मैंने सब लोगों को पूछा है, स्कीम का बेनिफिट मिलता है, फिर भी बोलता है किरण रिजिजू कुछ नहीं दिया। जिस चीज के लिए हम लोग को भेजा है वो तो करेगा ही करेगा, लेकिन जो कम्युनिकेशन गैप है, आगे जाकर के हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से, सीएम साहब से बातचीत करके जब भी कोई प्रोजेक्ट इनॉग्रेशन करता है या फाउंडेशन देता है, बेनिफिशियरी के साथ बातचीत करता है, तो ये जरूर हम लोग बताना है कि कितना तकलीफ से स्कीम बनाता है और पैसा लाता है। आज आप लोगों का बात सुन के मुझे कोई इसमें डाउट नहीं है कि यहाँ 17 हापोली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में अच्छा वोटिंग होगा, मेरा कोई इसमें डाउट नहीं है। थोड़ा सा आप लोग तरीका से वोटिंग दिन में, खास करके जो हमारा पोलिंग बूथ वाला है, वो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि पोलिंग बूथ में ले जाना और गाइड करना
ये बहुत ज़रूरी है। बाकी हमारा जो विलेज लेवल का, बूथ लेवल का लोगों से तो मैंने आज बात कर चुका है। बाकी एमएलए साहब जो हमारा इलेक्ट होके बैठा है, आगे अपार साहब से मेरा बात हो गया, तरीका से एकजुट होकर अच्छी तरह से यहाँ पोलिंग होगा। कोई सीनियर जितना ताकि साहब और हमारा लादे साहब, नानी रिबिया साहब और जितना सीनियर यहाँ बैठा हुआ जिला परिषद, सबका तालमेल में यहाँ से अच्छा वोटिंग होना है। और चुनाव के बाद मुझे क्या मंत्रालय क्या देगा वो अलग बात है, लेकिन मैं इतना आपको मैं एक कमिटमेंट देके जा रहा हूँ कि यहाँ का हाईवे बेसिक जो चीज का मैंने आपको बता दिया, ये सब हो गया। नेक्स्ट फेज 0 का क्या होना है ब्लूप्रिंट, मैं आगे आपका सबसे बातचीत करके पूरा 0 को वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट विजिटेड लोकेशन इंडिया का बनाना है। उसको करेगा। और अरुणाचल प्रदेश का कॉन्स्टिट्यूंसी का पूरा तैयारी चल रहा है और सीएम साहब का भी माइंड क्लियर है। नेक्स्ट पूरा प्लानिंग का साथ अरुणाचल में नए सिरे से नई तरीके से हम लोग को चुनाव लड़ना है, फिर उसके बाद में काम करना है, फिर आपको बहुत जल्दी मिलेंगे। आज के लिए ये जो कार्यक्रम रचना किया, मीटिंग ऑर्गेनाइज किया, आपा साहब और पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।